Hello students, good morning. This is second most important topic of chapter number 7, number patterns. The topic is general term of a number sequence. This topic is on page number 161 of book 1. ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये हमें नंबर सीक्वेंस की एक जनरल टर्म मालूम करने के बारे में बताएगा। तो हम किस तरह से किसी भी नंबर सीक्वेंस की जनरल टर्म मालूम करेंगे, या अगर हमें जनरल टर्म मालूम हो तो हम कोई भी टर्म सीक्वेंस में हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। कोई भी टर्म हो, 10वीं नंबर टर्म हो, 20वीं नंबर टर्म हो, 100th नंबर टर्म हो, तो वो किस तरह से मालूम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ये जो सीक्वेंस है हमारे पास, इसमें ये आपको पता है कि ये किस चीज़ की सीक्वेंस है, पॉजिटिव इवन नंबर्स की सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस की अगर हमें जनरल टर्म मालूम करनी हो, इस सीक्वेंस की अगर हमें जनरल टर्म मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले इस सीक्वेंस की अगर जनरल टर्म मालूम करनी तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये जो है हमारे पास दिस वन इज द फर्स्ट टर्म। ये आपको पता है, मैंने बताया था आपको। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास जो है ये सेकंड टर्म है, ये हमारे पास थर्ड टर्म है, ये हमारे पास फोर्थ टर्म है, ये हमारे पास फिफ्थ टर्म है, एंड सो ऑन 6, 7, 8 ये आगे आते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को जो है वो हम सपोज करेंगे ये फर्स्ट पोजीशन पे n = 1 नहीं है, यहाँ पर n = 1 है। नंबर ऑफ टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म है। ये n = 2 है, सेकंड नंबर टर्म है। इसका n जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, इसका n हो जाएगा 4 हो जाएगा क्योंकि ये फोर्थ नंबर टर्म है, और इसका n जो है ये 5 हो जाएगा, फिफ्थ नंबर टर्म है। ठीक है, जितनी नंबर टर्म होगी n की वैल्यू उतनी होगी। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, कौन सा नंबर है टर्म का सीक्वेंस में, तो वो हम n से जाहिर करेंगे उसको। तो यहाँ पे जो हम करेंगे, जब मैं यहाँ पे देखें यहाँ पर जो है 2 के बाद में 4 आ गया, 4 के बाद में 6 आ गया, 6 के बाद में 8 आ गया, 8 के बाद में 10 आ गया। ये आपको 2 का टेबल नजर आ रहा है। तो इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे ये फर्स्ट टर्म जो हमारी बनी है 2 × 1 = 2। ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए 2 × 1 = 2। जब हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से किया, ये फर्स्ट टर्म है, n की वैल्यू इसकी 1 है। तो 2 × 1 हमारे पास क्या आ गया, 2। इसी तरह अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आएगा 4। यहाँ पे 4 आंसर आ रहा है। 2 को मैंने मल्टीप्लाई किससे, सेकंड टर्म से, n = 2। n = 2। यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिखूंगा वो n की वैल्यूज होंगी, और ये 2 जो है ये मल्टीपल है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो 2 को जब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म से जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमारे पास ये सीक्वेंस की टर्म बन रही है, सेकंड टर्म। इसी तरह अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 2 × 3 थर्ड टर्म, 2 3 6, तो ये भी सीक्वेंस की टर्म बन रही है, थर्ड टर्म। इसी तरह अगर मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, n = 4, फोर्थ टर्म है सीक्वेंस की, तो 2 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 8। ये फोर्थ टर्म बन जाएगी, फोर्थ टर्म। सही है। तो ये जो 2 है ये कांस्टेंट नंबर है। 2 को मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ टर्म के साथ। जितनी नंबर ऑफ टर्म होगी, n की वैल्यू जितनी होगी उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास सीक्वेंस की टर्म आई। सीक्वेंस की टर्म कौन सी, nth टर्म जो भी होगी यहाँ पर वो आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं जनरल फार्मूला में लिख सकता हूँ कि इस सीक्वेंस का जनरल फार्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय किससे मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया।
एन से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई को आप ब्रैकेट की तरह लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन भी लिख सकते हैं। तो इसकी जनरल टर्म हो जाएगी हमारे पास 2n, ये जो है जनरल टर्म है, ये क्या है हमारे पास जनरल टर्म है। और इसको हम बराबर कर देते हैं tn के, tn के मतलब बराबर nth टर्म जो भी होगी, nth टर्म, tn का मतलब है nth टर्म, nth टर्म जो है हमारे पास वो 2n है। अगर लेट सपोज इसी सीक्वेंस की मैं आपको कहूँ कि 10वीं नंबर टर्म मालूम करें, ये यहाँ पे 5 टर्म्स है ना, 10वीं नंबर टर्म मालूम करें, शायद आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू सिर्फ 10 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 10 20 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ आपको 3rd नंबर टर्म मालूम करें तो n की जगह पे 3 पुट करेंगे, 2 3 6 आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि 100th टर्म मालूम करें तो n की जगह पे यहाँ पे 100 पुट करेंगे, 2 × 100 200 टर्म आएगी, टर्म जो लिखी होगी यहाँ पर तो 200 होगा, सही है। तो इसी तरह हम जनरल टर्म मालूम करते हैं अपने यहाँ से एस्टिमेट करके वैल्यूज को देखकर, सीक्वेंस में जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी टर्म्स दी हुई है उन सारी टर्म्स को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि nth टर्म हमारी कौन सी होगी, जनरल टर्म हमारी कौन सी होगी। और जनरल टर्म का रोल nth टर्म मालूम करने के लिए होता है। nth टर्म कभी कभी ऐसी सीक्वेंस होती है जो हमें पता नहीं चलती, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स वगैरह मिलाकर ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हम डायरेक्टली अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारी nth टर्म कौन सी होगी, 100th टर्म कौन सी होगी, 1000th टर्म कौन सी होगी। तो हम क्या करेंगे, उसकी जनरल टर्म मालूम करके उसके बाद में हम जो है उसकी 1000 या 100 टर्म, बड़ी टर्म जो है वो भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमें जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस की ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ है मनोज। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो भी पार्ट्स ये गिवन है, 4 पार्ट्स गिवन है, A, B, C और D। इन चारों पार्ट्स में आपको जनरल टर्म मालूम करनी है। जनरल टर्म किस तरह से मालूम करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। वी ऑब्जर्व दैट हमें ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 7 के बाद में 13 आ रहा है, 13 के बाद में 19 आ रहा है, 19 के बाद में 25 आ रहा है, 25 के बाद में 31 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे फ़र्क कितना आ रहा है, 6 का फ़र्क आ रहा है। सारे टर्म्स के दरमियान जो है, हर टर्म के दरमियान यहाँ पे 6 का फ़र्क आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे लेट सपोज अगर 6 के मल्टीपल्स हम देखें, 6 के मल्टीपल्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 6 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 और 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 6 मल्टीप्लाई 5 30। तो ये मैंने यहाँ पे 6 के मल्टीपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं फर्स्ट 5, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 5 टर्म्स है तो फर्स्ट 5 6 के मल्टीपल लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए चेंजेस कहाँ पर आ रही है, 6 1 6, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7, 6 2 12, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 13। ऑब्जर्व कीजिएगा प्लीज, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 19, 6 मल्टीप्लाई 4 24 25, 6 मल्टीप्लाई 5 30 31। अब ये देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई, जो भी नंबर लिखा हुआ है, इन नंबरों से एक ज़्यादा है, 1 जो है ना वो ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास यहाँ पे हम 1 प्लस करेंगे, सब में हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगी। जो अगर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी जो इस सीक्वेंस में है। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 25 और ये हमारे पास हो जाएगा 31। यही टर्म्स हैं। अगर हम 6 मल्टीप्लाई 6 कर दे तो इसके आगे वाली भी टर्म आ सकती है। तो हम जनरल टर्म इसको किस तरह से लिखने, यहाँ पे ये टेबल कौन सा लगा है 6 का, ये फैक्टर है 6 मल्टीप्लाई हो रहा है सारी टर्म्स के साथ। तो देयरफॉर tn जो जनरल टर्म है हमारे पास, nth टर्म, उसका फार्मूला, उसको हम tn लिखेंगे, इसको हम tn लिखते हैं। tn जो बराबर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय n, 6 मल्टीप्लाई बाय n और 6 के दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 मल्टीप्लाई बाय n से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे n इज नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, etc। जो भी टर्म हो
यहाँ पे n की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1 2 3 4 इस तरह से 6 मल्टीप्लाई बाय n, 6 मल्टीप्लाई बाय n करने के बाद हमने क्या किया, +1 किया। तो 6 को जो है n के साथ मल्टीप्लाई करके, n के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको +1 किया, तब हमारे पास जाके इस सीक्वेंस की nth टर्म आएगी। अगर लेट सपोज अगर आपको यहाँ पे इसी सीक्वेंस में आपको 25th टर्म मालूम करनी है, 25th टर्म कैसे मालूम करेंगे? ये सीक्वेंस वैसे इवन और ऑड नंबर की आसान सीक्वेंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 6 प्लस कर करेंगे हर बार तो बार नो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे n की जगह पे, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 जितना भी होगा +1 करेंगे, तो आपके पास वो 25th टर्म आ जाएगी। अगर आपको 100th टर्म मालूम करनी है, यहाँ पे n की जगह पे 100 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 600 + 1 601, 601 जो है ये 100th टर्म होगी इसकी। तो इस तरह से हम कोई भी टर्म इसी सीक्वेंस की हम मालूम कर सकते हैं। ये डॉटेड लाइन का मतलब है, ये मतलब ये टर्म जो है, ये सीक्वेंस जो है ये चलती जा रही है, रुक नहीं रही। इट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस, सो वी कैन फाइंड एनी टर्म फ्रॉम दिस जनरल टर्म। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट ए मैंने कर लिया, पार्ट बी जो आसान है वो आपके जो होम टास्क के लिए छोड़ा हुआ है। पार्ट सी में हमारे पास 60, 67, 74, 81, 88 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी 5 टर्म्स गिवन है। अच्छा, इसको सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे सॉल्यूशन। वी ऑब्जर्व दैट सबसे पहले वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस। हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से 60 से 67 बन गया, 67 से 74 बन गई क्रम, और 74 से 81 हो गया, और 81 से 88 हो गया। तो यहाँ पे देखिए फर्क कितना आ रहा है हमारे पास, 7 का फर्क आ रहा है, 7 का फर्क आ रहा है। और फर्स्ट टर्म इसकी है 60, तो हम इसको कह सकते हैं कि 60 + 0, जब हम 60 + 0 करेंगे तो इसका आंसर 60 ही आएगा। 60 + 7 करेंगे तो सेकंड टर्म जो हमारे पास 67 आएगी। इसी तरह 60 + 14 करेंगे तो 74 आएगी। ये आसान तरीका मैं बता रहा हूँ जो। 60 + 21 करेंगे तो ये फोर्थ टर्म आ जाएगी। 60 + 28 करेंगे तो ये हमारे पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं इसमें चेंजेस करेंगे। ये 60 तो फैक्टर है जो 8 होता रहेगा, हमेशा इन नंबरों के साथ 68 होता रहेगा। अब इन नंबरों को किस तरह से लिखते हैं जनरली, ये मैं बताता हूँ आपको। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिखूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखूँ, लेट सपोज ये यहाँ से इस टर्म से जो 7 का टेबल शुरू हो रहा है, 7, 14, 21, 28, ये यहाँ से सेकंड टर्म से शुरू हो रहा है। इसको अगर मैं लिखूँ 60 + इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म को इसको इस तरह से लिखूँ 60 + 0 × 7, इसी तरह इसको मैं लिखूँ 60 + 1 × 7, इसको मैं यहाँ पे लिखूँ 60 + 2 × 7, और इसको मैं यहाँ पे लिखूँ 60 + 3 × 7, और इसको मैं लिखूंगा 60 + 4 × 7। अब ये आसान हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से जो है टेबल 7 का शुरू हो रहा है, और ये जो 0 लिखा होता है 0 × एनीथिंग विल बी 0। तो यहाँ पर 0 × 7, 0 × 7 मतलब 0, यहाँ पे 0, 1 × 7 7, 2 × 7 14, 3 × 7 21, 4 × 7 28। इस तरह से हम आगे वाले भी करते जाएंगे। 5 × 7 6 × 7, सिर्फ 60 से प्लस होंगे वो चीज़ें। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये तो 7 भी आ गया यहाँ पे फैक्टर, एक 7 भी फैक्टर कांस्टेंट फैक्टर आ गया, 60 भी आ गया। यहाँ पे ये जो चीज़ें चेंज हो रही 0 1 2 3 4, तो n की वैल्यू फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, n की वैल्यू 1 होनी चाहिए।
सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह हम तो यहाँ पर हम इसको n नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 1 होता, 1 यहाँ से शुरू होता तो मैं इसको n लिख देता, 1 2 3 4 अगर यहाँ पे होता ना 1 तो n लिख देता, दूसरी टर्म में 2 होता तो n लिख देता, तीसरी टर्म में 3 होता तो वो n हो जाता। मगर यहाँ पे एक कम है, अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 1 होना चाहिए मगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 होना चाहिए यहाँ पे 2 है, मतलब एक कम हो रहा है। यहाँ पे 4 होना चाहिए क्योंकि ये चौथी टर्म है सीक्वेंस की, 1 2 3 4 चौथी टर्म है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए मगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 होने चाहिए और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, मतलब एक टर्म कम हो रही है। तो यहाँ पे इन लेटर्स को हम जो रिप्लेस करेंगे n-1 से। n-1 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर्स आ रहे हैं ये एक कम है, एक कम है, n से एक कम है, सही है। तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 60 प्लस n-1, ये फर्स्ट टर्म है तो 1 - 1 इंटू 7, 60 प्लस ये सेकंड टर्म में तो 2 - 1 इंटू 7, 60 प्लस 3 - 1 इंटू 7, 60 प्लस 4 - 1 इंटू 7, इसी तरह 60 प्लस 5 - 1 इंटू 7। तो यहाँ पे जो है अब ये यहाँ पर n की वैल्यू फर्स्ट टर्म में 1 आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पे 4 आ गई, यहाँ पे 5 आ गई। यहाँ पे क्या था, एक वैल्यू कम थी, एक जो है 1 कम था, n में से 1 कम था। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ से आप जनरल टर्म निकाल सकते हैं इजीली, वेरी इजीली। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 डॉट्स भी लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी। देयरफॉर Tn जो जनरल टर्म हमारे पास nth टर्म है वो हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे 60 का सेम फैक्टर है, यहाँ पर 7 भी सेम आ रहा है, ये वाला 1 सेम आ रहा है, ये सिर्फ चेंज हो रहा है 1 2 3 4 शुरू वाले ब्रैकेट में जो शुरू वाला लिखा हुआ है वो सिर्फ n है, बाकी सारी चीज़ें सेम लिखेंगे। 60 प्लस n-1 इंटू 7 के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये 60 सेम आ रहा है सारी टर्म्स में, 7 भी ये सेम आ रहा है, और ये वाला 1 ब्रैकेट के जो एंड पे जो लिखा हुआ था वो भी 1 सेम आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ चेंजेस आ रही है 1 2 3 4 5। तो ये जो n की वैल्यू हो जाएगी n, ब्रैकेट में शुरू में जो है ये n है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन बनाएंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करके जनरल टर्म बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 7 जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हो जाएगा 7n माइनस का 7, नंबर से करेंगे और ये n रहेगा यहाँ पर। तो 7n नंबर से करेंगे, 60 माइनस 7 कितना हो रहा है 53 प्लस 7n, या आप ये भी लिख सकते हैं 7n प्लस 53, ठीक है। तो ये हमारी है nth टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी जो है nth टर्म्स निकाल सकते हैं, जनरल टर्म हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस वी कैन फाइंड आउट द जनरल टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास nth टर्म गिवन है, Tn इज इक्वल टू 2n प्लस 5। ये 2n प्लस 5 ये nth टर्म है। किसी भी जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है उसकी nth टर्म है 2n प्लस 5, मतलब कोई भी टर्म हम मालूम कर सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम मालूम कर सकते हैं। तो हमें कहा गया है कि पार्ट नंबर 1 में द फिफ्थ टर्म मालूम करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे T5। T5 क्यों लिखेंगे? क्योंकि n की जगह पे 5 लिखेंगे। फिफ्थ टर्म मालूम करनी है, 2 n की जगह पे 5 प्लस 5। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा T5 इज इक्वल टू 2 5 10 प्लस 5। तो T5 हमारे पास हो जाएगा फिफ्थ टर्म, ये हो जाएगा 15। 15 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस। पार्ट नंबर 2 जो है हमारे पास, द एट्थ टर्म। द एट्थ टर्म मालूम करेंगे। अब एट्थ टर्म कैसे मालूम करेंगे? जिस तरह यहाँ पे n की जगह पे 5 लिखा है, वहां पे n की जगह पे 8 लिखेंगे। T8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह पे 8 प्लस 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास T8 इज इक्वल टू 2 8 16 प्लस 5। तो T8 हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 21। So eighth term of this sequence is 21. Please have a note. Okay students, अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। The lowest common multiple of fifth and eighth terms। जो फिफ्थ टर्म यहाँ पे मालूम किए इसकी और एट्थ टर्म की लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM मालूम करेंगे। अगर आपने पहले फिफ्थ और एट्थ टर्म मालूम नहीं किए तो सबसे पहले यहाँ पर इस पार्ट में फिफ्थ और एट्थ टर्म मालूम करेंगे और उसके बाद में हम LCM निकालेंगे। मगर यहाँ पे पहले मैंने मालूम कर ली है तो अब यहाँ पे मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली LCM निकालेंगे। आपको पता है कि LCM किस तरह से निकलती है। LCM हमारे पास जो है फिफ्थ टर्म यहाँ पे जो है LCM ऑफ T5 इज इक्वल टू 15 एंड T8 इज इक्वल टू 21। 15 और 21 की हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे और यहाँ पे आगे 21 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से लाइनें लगाएंगे। अब दोनों पे जो टेबल लगेगा वो हम लगाएंगे। स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर वन, छोटे टेबल से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 के टेबल चेक करेंगे। 2 का टेबल नहीं लग रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं। अब हम 3 के टेबल चेक करेंगे तो ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है। अगर कोई बड़ा नंबर हो तो हम डिजिट्स को प्लस करके देखेंगे। तो यहाँ पे 3 का टेबल यहाँ पे इस पर 5 टाइम और इस पर 7 टाइम। अब दोनों पे 3 का टेबल नहीं लगेगा, उसके बाद हम 5 का टेबल ट्राई करेंगे। प्राइम नंबर्स का टेबल लगता है 1 टाइम 7 टाइम। अब यहाँ पे ये तो 1 हो गया, यहाँ पे 7 का टेबल ही लगेगा। तो 7 का टेबल लगेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 7 1 1। तो LCM में हम क्या करते हैं कि टेबल लगा दिया जाएगा जब तक ये दोनों में यहाँ पे 1 1 ना आए। अब LCM क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे जो भी नंबर्स आएंगे प्राइम नंबर्स उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर LCM इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 5 द 15 15 7 द जो हमारे पास होगा वो हमारा LCM हो जाएगा। और वो 15 7 द जो हमारे पास होगा 105 जो है हमारे पास, ये क्या है, LCM है। LCM किसकी, T5 और T8 की। T5 और T8 की जो LCM है हमारे पास 105 आई है। प्लीज हैव अ नोट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है 10 14 18 22 26 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इसमें हमें 3 पार्ट्स मालूम करने हैं। सबसे पहले हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स मालूम करना है कि इसकी आगे वाली 2 टर्म्स कौन सी होंगी, और सेकंड पार्ट में हमें इसकी nth टर्म मालूम करनी होगी, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और थर्ड पार्ट में हमें इसी टर्म की 200th टर्म मालूम करनी होगी। 3 पार्ट्स हैं इसमें। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 2 टर्म्स इस तरह से मालूम करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 10 के बाद क्या हो रहा है 14, 14 के बाद 18। यहाँ सबसे पहले मैं लिखूंगा वी ऑब्जर्व दैट, हम ऑब्जर्व करेंगे इस सीक्वेंस को। 10 के बाद 14 हो रहा है, 14 के बाद 18 हो रहा है, 18 के बाद 22 हो रहा है, 22 के बाद 26 हो रहा है। मतलब फर्क कितना आ रहा है, 4 का फर्क आ रहा है। तो इसके आगे जो अगर मैं सिंपली मैं कहता हूँ 26 + 4 करेंगे तो आगे वाली टर्म होगी 30।
30 प्लस 4 करेंगे तो आगे वाली टर्म होगी 34. So 30 and 34 are the next two terms. Therefore 30 and 34 are next two terms. 30 and 34 are next two terms. ये जो दो है ये next two terms है यहाँ पर. एक ये वाली टर्म है और दूसरी ये वाली टर्म है. अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ. पार्ट 2 में हमारे पास जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस मालूम करना है या nth टर्म मालूम करनी है. जनरल टर्म क्या होगी हमारे पास, इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे 10 के बाद 10 से ये टर्म शुरू हुई है और 14 आया, 14 के बाद 18 आया, 18 के बाद 22 आया है. सही है. यहाँ पर सबसे पहले 4 का फर्क आ रहा है. 4 का जो है ये यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है. 4 का डिफरेंस आ रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 और 6 प्लस 8. ये इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले सॉल्यूशन. अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म को मैं इस तरह से 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. सही है. 6 प्लस 4 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 10 जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 10 जो है वो है 6 प्लस 4 के बराबर और 14 जो है हमारे पास 6 प्लस 8 के बराबर. 18 जो है हमारे पास 6 प्लस 12 के बराबर. 22 जो हमारे पास है 6 प्लस 16 के बराबर और 26 जो आ रहा है हमारे पास 6 प्लस 20 के बराबर. तो 6 को जब हम 4 से प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 6 को 8 से प्लस करेंगे तो 14 आएगा, 6 को 12 से प्लस करेंगे तो 18 आएगा, 6 को 16 से प्लस करेंगे तो 22 आएगा और 6 को 20 से प्लस करेंगे तो 26 आएगा. ये तो आपको पता चल गया कि 6 को प्लस करेंगे. अब किससे प्लस करेंगे? 4 के टेबल से. 4 के टेबल से जब हम 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएंगी. ये यहाँ पर देखिए 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 4 का टेबल होगा और जो 1 2 3 4 जो मल्टीपल्स होंगे जो 4 के वो n होंगे. ठीक है. तो फर्स्ट टर्म 4 मल्टीप्लाई बाय n, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 5. इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. यहाँ पे हम 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इस तरह से लिख सकते हैं. इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2. इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 16 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 20 आएगा. तो ये जो है 4 8 12 16 20 ये 4 के टेबल्स हैं. 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई 5 इस तरह से करके लिखेंगे. अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 6 सब में आ रहा है और ये ब्रैकेट के शुरू में जो 4 है ये भी सब में आ रहा है. ये चीज़ें चेंज हो रही है 1 2 3 4 5. फर्स्ट टर्म 1 है, ये फर्स्ट टर्म है तो इसमें 1 ही लिखा हुआ है. ये 2 है, सेकंड टर्म है 2 ही लिखा हुआ है, थर्ड टर्म में 3 लिखा हुआ है और ये फोर्थ टर्म में 4 लिखा हुआ है, 5 में 5 लिखा हुआ है. तो मतलब ये और हमारा जो है ये n है हमारा. ये क्या है? n है. n मतलब नंबर ऑफ टर्म. सही है. तो इसमें यहाँ पर इसको हम करेंगे देयरफॉर Tn जो हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 6 सब में आ रहा है, सारी टर्म्स में आ रहा है, जनरल टर्म है ये, प्लस ब्रैकेट के शुरू में 4 मल्टीप्लाई बाय n, 4 मल्टीप्लाई बाय n. तो ये हो जाएगा हमारे पास जो है Tn बराबर हो जाएगा 6 प्लस
4n, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4n + 6, ये आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा जनरल टर्म, nth टर्म दैट इज 6 + 4n, ये nth टर्म जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस आ जाएगा। ये जो सीक्वेंस है 10, 14, 18, 22, 26 इसकी। अच्छा, इसके बाद में थर्ड पार्ट जो था हमारे पास, फाइंड द 200th टर्म। थर्ड पार्ट क्या है? 200th टर्म मालूम करनी है हमें। 200th टर्म हमें मालूम करनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि n की जगह पे, जनरल टर्म में n की जगह पे अगर मैं 200 लिखूंगा तो हमारे पास 200th टर्म डायरेक्टली आ जाएगी, रेदर देन टू काउंट हियर। सो यहाँ पर सॉल्यूशन T200, n की जगह पे लिखूंगा 200, मतलब 200th टर्म T200 = 6 + 4 × n, n की वैल्यू हम लिखेंगे 200। तो यहाँ पर ये हो जाएगा T200 = 6 + 4 × 200 हो जाएगा 800। तो T200 जो हमारे पास हो जाएगा 806, ये हमारे पास 200th टर्म हो जाएगी। जो गिवन सीक्वेंस है उसकी 200th टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जनरल टर्म है और ये हमारे पास नेक्स्ट 2 टर्म्स है। उसके नंबर 3 जो है आपका, वो इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम मेथड आपका सॉल्व हो जाएगा। प्लीज हैव अ लुक। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होम टास्क है। एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स A और C मैंने कर दिए, B और D ये आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट्स 1, 2, 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही होगा, ये आप देख लीजिएगा इसको। प्रैक्टिस नाउ 2 का क्वेश्चन है पेज नंबर 163 पे, ये करने हैं आपको। और प्रैक्टिस नाउ 3 का क्वेश्चन है ये पेज नंबर 165 पे। इन पे सारे पार्ट्स ये जो होंगे ये कीजिएगा, 2-2, 3-3 पार्ट्स हैं, इनकी आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे प्लीज हैव अ नोट।